दिल्ली से एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर सीधा जोधपुर की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिलता है। मुसाफिर भी उसी रास्ते पर जाना था। दोनों आपस में दोनों बातचीत करते जब निकल जाते हैं। जैसे ही जोधपुर आता है, जोधपुर में वो अंदर एंट्री नहीं करते क्योंकि नो एंट्री का बोर्ड जो लगा हुआ था। बाहर खड़े होकर शहर से बाहर इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते कब उनकी आंखें लग जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में जो ट्रक में गत्ता भरा हुआ था, गत्ता भरा होने की वजह से ही उसमें आग लग जाती है और वो ट्रक बहुत धू धू कर बहुत तेजी के साथ जलने लगता है। इसी बीच में वो सोए हुए थे और शायद दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। वो ट्रक में आग बहुत तेजी के साथ लगातार जल रही थी और जैसे जैसे आग जल रही थी वैसे वैसे वो दोनों लाशें भी जलकर राख हो जाती हैं। इसी बीच में पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस आकर मौके पर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके थोड़े बहुत कंकाल बचे थे। इस बात ट्रक का नंबर की वजह से, उसके चेचिस नंबर की वजह से उसके मालिक का पता निकाला जाता है और मालिक का पता निकालने की वजह से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ट्रक ड्राइवर कौन था, कौन उसके साथ बैठा हुआ था। परिवार वालों को सूचना मिलती है। परिवार वालों को जैसे ही सूचना मिलती है उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और इस बात को लगभग 20 साल का समय हो जाता है। 20 साल के बाद वो अचानक से व्यक्ति जिंदा हो जाता है। जब लोगों के सामने वो व्यक्ति प्रकट होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी चिता को उन्होंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा है वो व्यक्ति आखिरकार ऐसे जिंदा कैसे हो सकता है। और जिंदा होने के इस बाद उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सच कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है समयपुर बादली। दरअसल बात कर रहा हूं अप्रैल 2004 की। 3 व्यक्ति समयपुर बादली के ट्रांसपोर्ट नगर में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे, पीते पीते इसमें राजेश कुमार होता है जो एक बालिश कुमार का मुंह बोला जीजा होता है, साथ ही बालिश कुमार का एक सगा भाई सुंदरलाल होता है। तीनों बैठकर शराब पी रहे थे और जब पैक बनाते बनाते बालिश कुमार अपने ही जीजा को तू तड़ा करके बातें करने लगता है, उससे अपशब्द कहने लगता है। राजेश कुमार कहता है कि तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा रिश्तेदार लगता हूं और रिश्तेदार से कोई ऐसी बात करता है क्या। जब बात रिश्तेदार के कहने की आती है तो बालिश कुमार को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते, दरअसल तुम मेरी रखेल के पति हो। जब इस तरह की बातें करता है वो कहता है कि तुम जबान संभाल के बात करो। तब वो उसकी पत्नी से जितनी बार मिला था उतनी ही बार शराब के नशे में अपनी बातें कहने लगता है और जैसे जैसे वो उसकी पत्नी के साथ रिश्तों की बातें कर रहा था, राजेश कुमार उर्फ खुशीराम को उतना गुस्सा आ रहा था। वो उससे झगड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में सुंदरलाल उसे रोकता है, लेकिन बात रुकती नहीं है और राजेश कुमार को ज्यादा गुस्सा आता है। वो बालिश कुमार को पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही बालिश कुमार को पीट रहा था तो बालिश कुमार उसका सगा भाई सुंदरलाल मिलकर उस राजेश कुमार की हत्या कर देते हैं। उसे इतना पीटते हैं कि उसे मार देते हैं और मारने के बाद ताकि बात पुलिस तक न पहुंचे, परिवार तक न पहुंचे, लोगों तक न पहुंचे, इसलिए उसने राजेश कुमार की लाश को वहां से बवाना क्षेत्र के जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद आखिरकार वो लाश मिल जाती है। पुलिस उस लाश की शिनाख्त करती है और शिनाख्त करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और ये पता चल जाता है कि आखिरकार हत्या किसने की है और किन कारणों से हुई है। दरअसल हत्या हुई थी अवैध संबंधों के विरोध में। वो अवैध संबंध के विरोध थे और साथ ही रुपयों का लेन देन था। इसमें पुलिस वाले जो होते हैं वो सुंदरलाल को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। राजेश कुमार तो पहले ही मर चुका था, लेकिन बालिश कुमार जब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे तो बालिश कुमार वहां से भाग जाता है। बालिश कुमार दरअसल सोनीपत हरियाणा का रहने वाला होता है और साल 1981 में उसको भारतीय नेवी में नौकरी लग जाती है। नेवी में नौकरी लगने के बाद लंबे समय तक वो नौसेना में काम करता है। वहां काम करने के बाद साल 1996 में रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो अपने सोनीपत नाकर दिल्ली में रहने लगता है। दिल्ली के उत्तम नगर में एक संतोष पार्क है, वहां पर वो रहता है। उसकी पत्नी, उसके 4 बच्चे भी रहते हैं और उसके बाद वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है और अपने ही सगे बड़े भाई का ट्रक चलाने लगता है। उसी से ही जीवन यापन कर रहा था। जो नौसेना में उसकी नौकरी थी उससे उसको पेंशन भी मिलती थी। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से हत्या होने की वजह से वो अपना आपको पुलिस से बचाने की लगातार कोशिश कर रहा था। पुलिस के सामने जाएगा तो शायद पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, जैसे सुंदरलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, कहीं उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। इसलिए अपना ट्रक लेकर भाग जाता है और ट्रक में वो गत्ता भरता है एक जगह से और गत्ता भरने के बाद सीधा जोधपुर की तरफ चला जाता है। इस बात का किसी को कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही जोधपुर की तरफ जा रहा था उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिलता है और जो मुसाफिर मिलता है तो वो मुसाफिर उसको बिठा लेता है, लेकिन नो एंट्री की वजह से वो उस ट्रक को शहर से बाहर रोकता है। लेकिन ट्रक में अचानक से आग लग जाती है और उसी आग लगने के कारण ही इसमें बालिश कुमार और जो साथ में मुसाफिर होता है दोनों मर जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद ये इलाका था डंडियावर थाना क्षेत्र का, जंगल का एरिया था। जब वहां आग लग जाती है पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो व्यक्ति उसके अंदर थे वो बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं। लेकिन ट्रक के चेचिस नंबर, ट्रक के नंबर की वजह से आखिरकार ये पता चल जाता है कि ट्रक का मालिक महेंद्र होता है, जो कि दिल्ली के एक समयपुर बादली इलाके का रहने वाला होता है। उससे संपर्क किया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ट्रक में आग लग चुकी है। साथ ही 2 व्यक्ति हैं वो जलकर राख हो गए हैं, खाक हो गए हैं।
उनकी जो भी कंकाल बचे थे उनका रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसमें एक व्यक्ति की तो पहचान हो जाती है, बालेश कुमार की, लेकिन उसके बराबर में कौन बैठा हुआ था उसकी कभी पहचान ही नहीं होती, और पहचान करने की हालांकि पुलिस कोशिश करती है लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई मुसाफिर होगा, वो रास्ते में बैठ गया होगा और उसकी मौत हो गई। उसके काफी पिक्चर भी मतलब अखबारों में छपवाई, बहुत जगह मैसेज भिजवाए, हर थाने में ये जानकारी भिजवाई गई, लेकिन उसने कभी कोई संपर्क ही नहीं किया और ये बात आई गई हो जाती है। और जैसे ही इसकी पत्नी को ये पता चलता है कि उसके पति की इस तरह से मौत हो जाती है, तो पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद उसके पास कुछ लोग संपर्क करते हैं नेवी के ही, और वो उसकी पेंशन बनवाने की बात करते हैं, और साथ ही 20 लाख रुपए का उसे इंश्योरेंस मिला था। जब इंश्योरेंस और पेंशन को लेकर उसके अधिकारी या कुछ लोग पहुंचते हैं, बात करते हैं, तो कहती है कि मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मेरा पति अगर कहीं से वापस लाके दे सकते हो तो पति को लाके दे दो, नहीं तो मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। परिवार वाले, रिश्तेदार, तमाम लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं, खुशामद करते हैं, कि कहते हैं कि भगवान की शायद यही नीति थी, उसने जो कर्म किया था शायद उसकी इस कर्म की उसे सजा मिल गई है। इसलिए 4 बच्चे हैं, बच्चों को पालने के लिए उस महिला का नाम संतोष होता है। उस महिला को कहा जाता है कि तुम्हें इस पेंशन और तुम्हें 20 लाख रुपए जो मिल रहे हैं ये तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। जब लोगों ने, रिश्तेदारों, सब लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट की, खुशामद की, तो उसने 20 लाख रुपए भी लिए और वो पेंशन भी लेना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और उसके जो बच्चे थे वो धीरे धीरे करके बड़े हो रहे थे। लगभग 20 साल के बाद, साल 2023 की ये बात है, और अक्टूबर का महीना चल रहा था। पुलिस के पास एक सूचना पहुंचती है, पुलिस के एक बड़े आला अधिकारी के पास, और बड़े आला अधिकारी के पास जब पुलिस की सूचना मिलती है, उनसे बताया जाता है कि कोटा हाउस एक जगह लगती है, कोटा हाउस में चोरी हो गई थी, और वो चोरी करने वाला कोई और नहीं, एक व्यक्ति है जिसका नाम अमन सिंह है, तुम उसे गिरफ्तार कर सकते हो। पुलिस जब ये बात सुनती है, कहती है कि 20-22 साल या 23 साल पहले जो साल 2000 में चोरी हुई थी, इतना बड़ा पुराना मामला है, क्यों इसमें ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि एक बार तुम्हें जाना चाहिए, जाने के बाद उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहिए। जब पुलिस पे लगातार वो मुखबिर दबाव बना रहा था, पुलिस को उसने एक ऐसी बात बताई कि पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल पुलिस को बताया जाता है कि नजफगढ़ के रोशन गार्डन है, वहां पर एक व्यक्ति है, प्रॉपर्टी डीलर अमन सिंह, हमें आपको उससे मिलना चाहिए। अमन सिंह की उम्र लगभग 61 या 62 साल के आसपास होती है। उस व्यक्ति के पास पुलिस जाती है और जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, जब पुलिस ने एक सवाल किया तो पुलिस की तरफ को आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। पुलिस वालों से कहता है कि साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया, तलाश कैसे लिया। वो बार बार पुलिस से एक ही बात कर रहा था, कहते कि चलो थाने चलते हैं, थाने आके पूरी कहानी बताना। जब थाने लेके आते हैं, पुलिस से वो एक सवाल ही कर रहा था, तभी वो पुलिस से पूछती है उससे कि जो सच है, जो कहानी है, असली कहानी है, उसे बताओ। जब वो कहानी बताता है तो वाकई कहानी बड़ी भयंकर होती है, खतरनाक होती है। दरअसल वो व्यक्ति पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी ही मौत का एक नाटक रचा, और नाटक किस तरह से रचता है कि जो अपने भैया महेंद्र का ट्रक होता है, उस ट्रक को लेकर वो सीधा चला जाता है जोधपुर की तरफ। उसमें गत्ता भरा हुआ था। साथ ही जब जा रहा था समयपुर बादली में, कुछ 2 मजदूर होते हैं, एक का नाम मुकेश होता है और दूसरे का नाम मनोज होता है। दोनों मजदूरों से कहा जाता है कि तुम ये गत्ता उतारने के लिए मेरे साथ चल सकते हो क्या। तो दोनों मजदूर कहते हैं कि अच्छी, अगर पैसे मिलेंगे तो हमें जाने में कौन सा ऐतराज है। वो बिहार के रहने वाले दोनों मजदूर थे। उन दोनों मजदूरों को अपने ट्रक में बिठाता है और ट्रक में बिठाने के बाद सीधा लेके चला जाता है। वो उनसे बहाना करता है कि नो एंट्री की वजह से ट्रक जा नहीं सकता शहर के अंदर, इसलिए हमें बाहर ही रुकना पड़ेगा। और इलाका होता है डंडियावर थाना क्षेत्र, उसी के जंगल जैसे इलाके में उस ट्रक को रोक लेता है। उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है कुछ खाने पीने का तो तुम आराम से खा पी सकते हो। दोनों मजदूरों से वो ड्राइवर जो होता है, जिसका नाम बालेश होता है, उस बालेश ने बड़े ही शातिर तरीके से उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो पैसे का लालच दिया, दूसरी बार उन्हें शराब पिलाई, और खूब जम के शराब पिलाता है। जब शराब पिलाता है, जब शराब के नशे में बिल्कुल धुत हो जाते हैं, एक कंडक्टर की सीट पर बैठा होता है, एक बैठा होता है ड्राइवर की सीट पर, और इसी बीच में वो उस ट्रक को लॉक कर देता है। साथ ही उस ट्रक में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद ट्रक बहुत तेजी के साथ जलने लगता है, और इसी बीच में वो छुप जाता है ताकि ये देख सके कि ऐसा ना हो दोनों में से ट्रक में से कोई निकल के बाहर भाग जाए। इसलिए भाग नहीं पाते, क्योंकि उन्हें शराब जो पिलाई गई थी वो बेइंतहा पिलाई गई थी। उन मजदूरों ने फ्री की शराब समझकर उसे लगातार पीते चले जाते हैं, और ट्रक में जब लगातार धू धू करके आग लगने लगती है तो जब तक वो जल नहीं जाते, जब तक वो मर नहीं जाते, तब तक वो वहीं पर छुपा रहता है। और पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बालेश कुमार है, जबकि वो बालेश कुमार नहीं होता, वो मुकेश कुमार होता है, और दूसरा जो कंडक्टर का जो रूप था उसका नाम मनोज होता है। दोनों ही मजदूर जो बिहार के रहने वाले थे जलकर राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, और पुलिस वाला इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। उसमें एक मजदूर की पहचान ही नहीं होती और दूसरे मजदूर को वो बालेश के रूप में दिखा दिया जाता है। और इसके बाद वो भागकर पंजाब पहुंच जाता है और जाकर छुप जाता है। लेकिन इसकी पत्नी ये फिलहाल ये बताती है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण था कि उसने 20 लाख रुपए जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो भी ले लिए थे, और उसके पति की जो पेंशन थी, क्योंकि वो नौसेना में एक क्रू स्टीवर्ड के नाम से एक पोस्ट होती है, उसमें वो काम करता था। ये शायद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बताई जाती है, जो लोगों को, ये मुसाफिरों को पानी पिलाते हैं या फिर सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं।
वो रिटायर्ड हो गया था, इसलिए उसकी पेंशन मिल रही थी और पेंशन भी उसकी पत्नी लेती चली जाती है। लगभग 20-22 साल से लगातार वो पेंशन ले रही थी अपने पति की मौत के बाद, और वो इंश्योरेंस के पैसे भी उसने ले लिए थे। पुलिस तक जब भी सूचना पहुंचती है, पुलिस को बताया जाता है कि न केवल उसने चोरी की थी, बल्कि उसने एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं भी की थी। 3 हत्याओं का वो मुलजिम है और वो आज भी जिंदा बैठा हुआ है और अमन सिंह के नाम से जाना पहचाना जाता है। उसने अपने आधार कार्ड, उसने अपना पैन कार्ड, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, उसने बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता, जो एक आदमी के पास कागज होते हैं वो सारे कागजों का इंतजाम कर लेता है, और एक सामान्य जिंदगी जी रहा था, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में जी रहा था। और उस प्रॉपर्टी डीलर यानी कि अमन सिंह, जो पहले वालिश के नाम से जाना जाता था, उसकी जो नई पहचान होती है अमन सिंह के नाम से, वो बार बार पुलिस से एक ही सवाल पूछ रहा था कि साहब तुमने मुझे पकड़ा कैसे, इसका तो जवाब दे दो कम से कम। लेकिन पुलिस कहती है कि ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से आदमी बहक जाता है और बहक कर ही कुछ ना कुछ बात कर देता है। तब उसे याद आता है कि जिस तरह से उसने अपने ही जीजा, जो मुंह वाला जीजा था, उसकी हत्या की थी, तो उस वक्त भी शराब के नशे में होता है और वो अपनी हकीकत, अपना सच बता देता है। साथ ही जब उसने 2 मजदूरों की हत्या की थी तो उन्हें भी वो शराब पिलाकर उनकी हत्या कर देता है, और जब ये पकड़ा जाता है तो इसमें भी वो शराब के नशे में आकर अपनी असली कहानी बता देता है। और जो व्यक्ति वहां पास में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके पूरी कहानी बता दी कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नाम नई पहचान के साथ रह रहा है, जबकि उसने एक नहीं बल्कि 3 उसने कत्ल कर रखे हैं। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद साथ ही उसके परिवार की इसमें कितनी भूमिका है, उसके बच्चों की कितनी भूमिका है, इसकी पत्नी की कितनी भूमिका है, या उसके जो भाई जिसका ट्रक था उसकी कितनी भूमिका है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सुंदर लाल था, उस जो जेल में चला गया था, उसको पूरी जानकारी थी, उसको इसकी कितनी भूमिका है। पुलिस अलग अलग भूमिकाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि परिवार का कितना रोल है, और जितनी भी बाकी की जिंदगी उसकी बची है, जिससे बचने की कोशिश कर रहा था, अंत समय में भी वो शायद सलाखों के पीछे रहेगा। उस पर एक नहीं 3 कत्ल के आरोप जो लगे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, साथ ही किसी के साथ गलत भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बालिश ने इस लड़की को अपनी बहन का दर्जा दिया, उससे हर साल वो राखी बंधवाया करता था, और राखी बंधवाने के साथ साथ ही उसके साथ वो गंदा भी काम करता था। लेकिन शराब के नशे में पूरी कहानी जब बयां करता है तो उसके पति को गुस्सा आता है, और यहीं से एक कत्ल होता है। न केवल एक होता है बल्कि 3 कत्ल हो जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते आज मोनिका सिंह है, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें आलम गुज्जर हैं, बाघे मारे राम हैं, जवाहर कुमार हैं, अनिरुद्ध कुमार हैं, अमित यादव हैं, सीमा मीना हैं, गुलाम हुसैन हैं, केशर आजमी है, रिया भारती, कमलेश कुमार, सतीश कुमार, प्रदीप कश्यप, गुड्डू चौधरी। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।